फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की जो हमारी क्लास है ये ईवीएस की थर्ड क्लास रहने वाली है। ये क्लास आपके एचटेट पीआरटी को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। जो अभी आपका एचटेट का एग्जाम कंडक्ट होगा उसको ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इसके साथ साथ आपके सीटेट को ध्यान में रखकर भी ये क्लास बनाई जा रही है, क्योंकि सीटेट में भी ईवीएस का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा सेम रहता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीटेट में भी कॉमन होते हैं और जो एचटेट में भी कॉमन होते हैं, बट एचटेट में हमें थोड़ी अलग टाइप की ईवीएस पढ़ने को देखने को मिलती है। सीटेट में थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाता है। तो हम इन दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ईवीएस आपके एग्जाम में 30 मार्क्स की रहने वाली है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनना। ये ऐसा टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसका नाम आपने देख ही लिया होगा। सबसे पहले मैंने लिखा वायुमंडल। अगर आपने हमारी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और वो वाली क्लासेस जो है हमारी देख सकते हैं। ईवीएस के नाम से आपको एचटेट ईवीएस 2023 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से चेक कर लेना। तो यहाँ पर है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। अब वायुमंडल जो है इसका मतलब क्या होता है आपको पता है। हमारी अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर एक वायु की लेयर है, गैसेस की लेयर है। मतलब हमारी अर्थ के चारों ओर क्या है, गैसों का आवरण है, जिसे हम क्या कह देते हैं, वायुमंडल कह देते हैं, या फिर हम उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। इंग्लिश की बात की जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर कहेंगे। ये टॉपिक मैंने 2 टाइम्स राइट किया हुआ है, तो दोनों ही बार मैं आपको ये करा दूंगी, दोनों ही पीडीएफ से करा दूंगी, ताकि आपके लिए यूजफुल रहे। आपका कोई भी पॉइंट जो है इस टॉपिक से रहे नहीं। आपको ये ऐसी उम्मीद दिलाती हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर जो गैसों की लेयर है, इन गैसों की लेयर से एक आवरण बना हुआ है, जिसे ही हमने किसका नाम दे रखा है, वायुमंडल का नाम दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल है क्या। तो हमारी अर्थ के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे ही हम क्या कह देते हैं, वायुमंडल कह देते हैं। यहाँ 3 शब्द बनते हैं। एक आपका स्थल मंडल होता है, एक जल मंडल होता है, और इसके साथ साथ एक यहाँ पर आपके वायुमंडल है और जैव मंडल है। तो 4 टाइप्स हैं यहाँ पर। हमारा जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, वो इन 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले स्थल मंडल, उसके बाद जल मंडल, फिर वायुमंडल और फिर जैव मंडल। स्थल मंडल को हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। लिथोस्फीयर यानी कि जो अर्थ वाला पार्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ जल मंडल की बात कर लेते हैं, तो जल मंडल को हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसके बाद वायुमंडल की बात करते हैं तो इसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं। इसके बाद जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर की बात कर लेते हैं, फिर ये बायोस्फीयर आता है। हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो इन्हीं सबसे मिलकर बना हुआ है। यहां पर मैंने लिखा है जो जैव मंडल है इसे बायोस्फीयर कहते हैं। ये किसका मिक्सचर होता है, यहाँ पर जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल का मेल ही क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। जहां पर ये तीनों सम्मिलित रूप से होते हैं, जहां पर जल भी है, स्थल भी है और साथ साथ वायु भी है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, ये क्या है आपका बायोस्फीयर है। जैसे अर्थ है, वाटर है, एयर है, इन सब में क्या कहीं ना कहीं जीवन संभव है, हमारी लाइफ संभव है। तो हम इसे किसके नाम से जान लेते हैं, इसे हम जानते हैं बायोस्फीयर के नाम से, जैव मंडल के नाम से। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैव मंडल क्या होता है, बायोस्फीयर है, इसमें जैव मंडल आता है, स्थल मंडल आता है और वायुमंडल आता है। जीवन यहाँ पर संभव है, यही क्या आपका जैव मंडल है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। इनमें से हम बात करेंगे हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर क्यों है, या चंद्रमा के चारों गैसेस का आवरण क्यों नहीं है। आपने देखा होगा जो मून है, मून के चारों तरफ एनवायरमेंट इतना नहीं है, जितना मतलब एटमॉस्फेयर नहीं है, तो अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर कैसे है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको अच्छे से सुनने हैं। यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर क्या है, गैसेस का एक आवरण है। वो किसकी वजह से आपको पता है, आपकी अर्थ के ऊपर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ के चारों ओर जो एनवायरमेंट है उसको अपने चारों ओर क्या करता रहता है, खींचता रहता है, आकर्षित करता रहता है, जिसकी वजह से इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। इसका ग्रेविटेशनल इतना ज्यादा है कि हमारे अर्थ जो है वो गैस, हमारा जो अर्थ है वो इसको छोड़कर नहीं, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अर्थ को छोड़कर नहीं जा पाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है। वहीं पर जो चंद्रमा है, जो मून है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, बहुत कम है, इसलिए उसके चारों जो गैसेस हैं वो इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं। तभी मून का जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं है या नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। चंद्रमा की सतह पर गैसेस नहीं ठहर सकती, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ग्रेविटी नहीं है।
अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, क्या पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ हमारा वायुमंडल भी घूमता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन की फॉर्म में ही मैंने लिखा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि जैसे जैसे आपको पता है अर्थ घूम रही है, अर्थ घूमने के साथ साथ क्या उसके साथ हमारा जो वायुमंडल है क्या वो भी घूम रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि गैस जो है वो ग्रेविटी के साथ साथ चिपकी हुई होती है और ग्रेविटी के कारण हम भी उनके साथ साथ क्या कैसे घूमते जाते हैं, वैसे ही वायुमंडल भी जो है अर्थ के साथ साथ क्या करता है, रोटेट करता है। हमें पता नहीं लगता लेकिन हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है, तो अपने साथ साथ जो गैसेस की लेयर है उसको भी क्या करती रहती है, रोटेट करती है अपने साथ साथ। तो ये क्वेश्चन आपसे अगर मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ आपका वायुमंडल जो है वो भी घूमता है, तो आपको क्या टिक करना है, यस टिक करना है, क्योंकि इसके साथ साथ जो आपका वायुमंडल है वो भी क्या करता है, घूमता है। तो यहां तक के पॉइंट समझ में आए होंगे आपको। इसके बाद जब पृथ्वी किस तरह से, अब यहाँ पर ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, सारे ही पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। मान लो अर्थ है, अर्थ के सरफेस से कोई चीज जो है वो चंद्रमा पर हम लेकर गए, मून पर लेकर गए, तो उसका जो वेट है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक आपसे वेट के बारे में पूछा जाएगा और एक आपसे द्रव्यमान यानी कि उसके मास के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अर्थ है, अर्थ से आप कोई भी सामान जो है वो कहाँ से लेकर जाते हैं, मून पर लेकर जाते हैं। तो मून से जब अर्थ पर, अब यहाँ पर मून से अर्थ पर लेकर जाते हैं, यहाँ हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो 1/6 गुना है। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है, 1 सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका वेट है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए क्या उसके वेट पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर जो चंद्रमा पर हम कोई भी सामान लेकर गए हैं तो चंद्रमा पर उसके वेट में जो है वो चेंज देखने को मिलेगा। ये आगे मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है। हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 1/6 है, यानी कि चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, 1/6 है, अर्थ का 6 गुना है। ये याद रख लेना है कितना है अर्थ का। 1 सेकेंड मार्कर गया, 1 सेकेंड मुझे चेक करने दो। तो जो हमारी जो अर्थ है, मतलब चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है, 1/6 गुना है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, 6 गुना होगा। तो अर्थ जो है वो 6 गुना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स ले रही है, किससे, मून से। मून का अगर 1 है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, 6 है। तो 1/6 हम कह सकते हैं। तो अर्थ का 6 और उसका मून का 1, तो 6:1। अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे लिख दिया जाए, मार्कर चला गया हमारा, तो अर्थ यहाँ पर आएगा अर्थ और अर्थ के साथ साथ यहाँ पर मून। तो अर्थ अगर पहले है तो 6 अर्थ के नीचे आ जाएगा और मून बाद में है तो मून के नीचे 1 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपसे अपोजिट पूछ लिया जाता है, यहाँ पर मून लिख दे और यहाँ पर अर्थ लिख देता है ये, तो ये 1.1 रेशो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मास की। मास का मतलब होता है द्रव्यमान की। अगर हम मान लो कोई चीज है जिसको यहां से लेकर कहाँ ले गए, मून पर ले गए, तो क्या उसके द्रव्यमान में कोई प्रभाव पड़ेगा? तो उसके द्रव्यमान में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान यानी कि जो उसके अंदर जो मतलब जो सामान था उसके अंदर कितनी क्वांटिटी थी वो क्या होता है, उसका द्रव्यमान होता है, उसे हम मास कह देते हैं। मास की यूनिट पूछ ली जाती है तो मास की यूनिट आपके किलोग्राम होती है। वेट की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है। भार की यूनिट जो है या फोर्स की यूनिट जो वो न्यूटन होगी। जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वही क्या उसका भार होता है। मास जो है ये द्रव्यमान है, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, जैसे हमारी बॉडी में कितना मटेरियल है वो क्या होगा, हमारा मास होगा। हमारी बॉडी का क्या होता है, वो मास होता है। अब यहाँ पर बस मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है, जो ये वेट है, वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी होता है। यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये बात याद रखनी है, कितनी होगी ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अगर मान लो मास 10 है और यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो भी 10 है, तो वेट कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात लिखिए, किसी भी वस्तु को जब हम कहीं पर भी लेकर जाएंगे तो उसका जो मास है वो चेंज नहीं होगा, ओनली क्या चेंज होगा, वेट चेंज होगा। वैसे ही हम जब मून पर कोई चीज लेकर जाते हैं तो उसके मास में, उसके द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा द्रव्यमान मतलब जो मास है ना वो चेंज नहीं होगा, चाहे हम कहीं भी चले जाएं। ओनली क्या चेंज होती है, ग्रेविटी चेंज होती है। तो ग्रेविटी चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो जाता है, वेट चेंज हो जाता है। तो बस यही पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर बस यही पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पर भी बस यही पॉइंट लिखे हुए हैं। अर्थ से मून पर कोई ऑब्जेक्ट लेकर गए हैं तो वहां पर उसके मास में कोई चेंज नहीं होगा, ओनली उसके वेट में चेंज होगा। बस इसको आपको पढ़ने की नीड नहीं है।
इसके बाद वैसे ही मून पर अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 20 kg है तो अर्थ पर भी उसका मास कितना होगा, 20 kg होगा। लेकिन अगर उसके वेट की बात की जाए तो अगर मान लो अर्थ पर उसका वेट 6 टाइम्स है तो वहां पर उसका वेट कम हो जाएगा। तो क्योंकि उसकी हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है वो कितनी है, 6 टाइम्स ज्यादा है, और यहाँ पर इसकी ग्रेविटी जो है वो क्या है, कम है। तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। अर्थ पर वेट ज्यादा होगा बजाय कि मून के, क्योंकि मून पर क्या नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, और ग्रेविटी की वजह से ही वेट होता है। तो यहाँ पर अर्थ पर जो ग्रेविटी है वो ज्यादा है, इस वजह से आपके यहाँ पर वेट भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम किसी चीज को मून पर लेकर जाएंगे तो वहां ग्रेविटी कम है, और कम होने की वजह से वहां पर वेट भी जो है वो किसी चीज का कम हो जाएगा। आई होप यहाँ तक के पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। पृथ्वी के वायुमंडल के मुख्य घटक कौन से हैं? तो यानी कि जो हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो उसमें गैसेस होती हैं, इसके साथ साथ वाटर वेपर्स है, और इसके साथ साथ जो धूल कण है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। हमारे वायुमंडल में जो मौसम में चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है? जलवाष्प से होता है। पर वायुमंडल की जो मुख्य घटक है वो क्या होती है? गैसेस होती हैं। हमारा जो वायुमंडल है वो किससे मिलकर बना है? गैसेस से मिलकर बना है, इसलिए इसका जो मुख्य घटक है वो क्या है? आपका गैसेस है। हमारे वायुमंडल में जो मौसम में चेंज होते हैं वो किससे होते हैं? जलवाष्प से होते हैं। वायुमंडल में जो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैसेस है वो यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हीलियम है, इसके साथ साथ नियोन है, जिनोन है, क्रिप्टोन है, हाइड्रोजन है, ओजोन है, जल वाष्प और धूल कण भी देखने को मिलेंगे आपको। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरल तरीके से पाए जाते हैं। तो हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो कितनी होती है? 78% होती है। ऑक्सीजन जो है वो कितनी होगी? 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% होगी। आर्गन जो है वो 0.05%। तो ये ऐसे गैसेस का जो मिक्सचर है 0.05% है, ये आपके 0.03% है। तो इस तरीके से जो गैसेस है इनका ये हमारे एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं पाई जाती है। ये मैंने आगे पूरी एक्सप्लेनेशन से लिखा है, इसके बारे में टेंशन मत लेना, आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने लिखी हुई है सारी गैसेस। अब हमारा जो एनवायरमेंट है इसमें ना दो तरीके की गैसेस पाई जाती है। एक होती है यहाँ पर इनर्ट गैसेस होती है और एक नॉर्मल गैसेस होती है। इनर्ट गैसेस में जैसे आर्गन है, हीलियम है, नियोन है, जिनोन है, ये सारी गैसेस होंगी। और इसके साथ साथ जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ओजोन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे भारी गैस पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाए एनवायरनमेंट में सबसे भारी गैस कौन सी है, तो आपको क्या टिक करना है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी? आपके नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रख लेना है। हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन 78% है। भारी अगर गैस की बात की जाए, सबसे भारी गैस हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। हाइड्रोजन की बात की जाए तो वायुमंडल में सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन होती है। वायुमंडल में सबसे कम जो है मतलब ओजोन, ये हाइड्रोजन जो है वो कम पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। ठीक है, तो हाइड्रोजन वायुमंडल में सबसे हल्की गैस है और सबसे कम पाई जाती है। लेकिन अगर यूनिवर्स की बात की जाए, यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। ये याद रखने के पॉइंट है आपके, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ऐसे ही फंसाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें कंफ्यूजन हो जाती है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सबसे कम है। लेकिन जो हमारा यूनिवर्स है, आपको पता है यूनिवर्स जो है हमारे हाइड्रोजन वगैरह, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से मिलकर बना है, जिसके आधार पर बिग बैंग थ्योरी भी आती है। तो हमारे यूनिवर्स में जो सबसे अधिक गैसेस हैं वो कौन सी हैं? हाइड्रोजन है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे कम गैस पाई जाती है हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस की बात की जाए, सबसे ज्यादा गैस की बात की जाए, सबसे भारी गैस की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस की बात की जाए तो नाइट्रोजन है। अब इनर्ट गैसेस में विशिष्ट गैस जो है, अगर आपसे इनर्ट गैसेस में पूछ लिया जाता है तो इनर्ट गैसेस में आपके आर्गन सबसे ज्यादा है और हीलियम जो है वो सबसे हल्की गैस है। तो इनर्ट गैसेस में आपको बस ये 2 पॉइंट्स याद रख लेने हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन है वायुमंडल में गर्मी को कंट्रोल करने का काम करता है। आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है? कूलिंग का काम करता है, हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। यूरिया में नाइट्रोजन गैस होती है जिसकी वजह से वो ठंडा रहता है, ठंडी होती है ये। पहले इसका यूज किस में होता था? नाइट्रोजन गैस जो है इसका पहले यूज कहां पर किया जाता था? बल्ब में होता था। ठीक है, हमारा जो ये घरों में जो बल्ब होते हैं उनमें क्या यूज किया जाता था? नाइट्रोजन यूज किया जाता था। इनर्ट गैस नहीं है, पर इसका जो बिहेवियर है ना वो कहीं ना कहीं इनर्ट गैसेस के जैसा है। वैसे तो ये आपकी इनर्ट गैस नहीं है, लेकिन इसका बिहेवियर कैसा है? इनर्ट गैसों के जैसा है।
इसको यूज किस लिए किया जाता है? चीजों को संरक्षित रखने में इसका यूज किया जाता है, यानी कि जो हम प्रिजर्व करके रखते हैं चीजों को, जैसे जैसे आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट्स आते हैं, वो किस लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है? ताकि वो काफी टाइम ऐसे ही रहे और खराब ना हो, उनमें स्मेल वगैरह ना हो। तो चीजों को संरक्षित रखने में नाइट्रोजन गैस यूज होती है, पैकेट एक्सेट्रा में इसको यूज किया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तब भी नाइट्रोजन गैस को ट्रांसपोर्ट प्लांट करते हैं, उन्हें नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में रखा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्ट जो है, हार्ट को एक जगह से अगर मान लो दूसरे जगह पर लेकर जाना है तो नाइट्रोजन में रखा जाता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उनकी जो सेल्स होती हैं उसको डैमेज नहीं होने देती। तो नाइट्रोजन गैस से रिलेटेड आपको सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, 78% होती है। इसके साथ साथ हार्ट ट्रांसप्लांट में यूज की जाती है। बिहेवियर इसका इनर्ट गैसेस के जैसा होता है, लेकिन ये इनर्ट गैस नहीं है। पहले इसका यूज बल्ब में किया जाता था, लेकिन आज इसका यूज, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट में यूज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन को रोकती है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन को रोकती है तभी जो पैकेट्स वगैरह उनमें स्मेल नहीं होती। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम कर रही है, और जो ग्रीन हाउस गैस है वो क्या कर रही है? टेम्परेचर को बढ़ा रही है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। पर इसके जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो किस में आते हैं? ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। पर नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये क्या कर रही है? टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करती है। नाइट्रोजन बिहेव्स लाइक इनर्ट गैस बट नॉट अ इनर्ट गैस। ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लो आपसे क्वेश्चन पे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनमें से बताइए कौन सी इनर्ट गैस नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शन देगा, तो आपसे ये नाइट्रोजन भी दे देगा आपको, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही लिखा है, ये इनर्ट गैस नहीं है, लेकिन ओनली इसका बिहेवियर कैसा है? इनर्ट गैसेस के जैसा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, सेकंड पॉइंट पर। जैसे ओजोन है, ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में सेकंड नंबर पर 21% पाई जाती है। ये जलाने में काम आती है, ऑक्सीडेशन में हेल्प करती है। आपको पता है आपके चारों तरफ अगर एयर नहीं है तो क्या नहीं होगा? आग भी नहीं जलती है। वहां पर आपको पता होगा एयर जब जाती है तभी आग जलती है, ठीक है। 64 किलोमीटर तक पाई जाती है और प्राणदायी गैस होती है, क्योंकि यही हमारी ब्रीथिंग वगैरह में हेल्प कर रही है, तो प्राणदायी गैस है ये। एवरेस्ट पर ऑक्सीजन के रूप में जब मान लो कोई माउंटेनियर है जो एवरेस्ट पर जाते हैं, तो वहां पर जो ऑक्सीजन है वो एटम्स के रूप में पाई जाती है, एटम्स की फॉर्म में होती है। जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन गैस क्या होता है? रिलीज होता है। ऑक्सीजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो ऑक्सीजन गैस भी क्या नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन भी जो थी वो ग्रीन हाउस गैस नहीं थी, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड्स जो है इसके वो क्या किस में आते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। अब हम चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर। ये कंट्रोल एनवायरनमेंट टेम्परेचर कही जाती है और पौधों के द्वारा इसका यूज किया जाता है। पौधे क्या करते हैं? इसको मतलब एनवायरनमेंट में इसका कोऑर्डिनेशन बनाकर रखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? हेल्प करती है। प्लांट में यूज होती है। पौधा एक ऐसा है जो दोनों गैस का क्या कर सकता है? मतलब विकास कर सकता है। तो यहाँ पर इन दोनों का कोऑर्डिनेशन बनाती है। यहाँ पर प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस को क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहे हैं, दोनों में एक समन्वय बनाकर रखते हैं। दिन में अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो दिन में ऑक्सीजन, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स दिन में क्या छोड़ रहे हैं? ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ठीक है, और उसका यूज हम करते हैं। लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये बात याद रख लेनी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दिन में जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और रात में CO2 मतलब दिन में ऑक्सीजन और रात को CO2। दिन में क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम आर्गन पर। आर्गन जो है, आर्गन अब बल्ब, जो पहले आपको मैंने बताया था, जो आपके घर में जो ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब है, उनमें किसका यूज किया जाता था? नाइट्रोजन गैस का यूज होता था। लेकिन आज आपके यहाँ पर किसका यूज हो रहा है? आर्गन में, इसमें बल्ब का यूज हो रहा है। ट्यूबलाइट में, CFL में कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ट्यूबलाइट जो है CFL में यूज होती है। मतलब CFL में क्या, ट्यूबलाइट किसकी बनी होती है? CFL में क्या होता है? मरकरी वेपर होते हैं। ट्यूबलाइट में और CFL में मरकरी वेपर्स भरे होते हैं। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होने देते, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? चमकदार भी होते हैं। इसके बाद हम गैसेस की बात कर लेते हैं। बल्ब के अंदर फिलामेंट को ऑक्सीडाइज या बर्न होने से क्या करता है? ये रोकता है। आर्गन का यूज जो है वो वेल्डिंग के समय में भी किया जाता है। फिर ये टंगस्टन है, यहाँ पर ये टंगस्टन का सिंबल ये होता है, इसके अंदर लगा होता है। ये बल्ब में क्या लगा होता है? टंगस्टन लगा होता है। इसके बाद हम हीलियम की बात कर लेते हैं। हीलियम जो है वो हल्की गैस होती है।
ठीक है। ये बहुत हल्की गैस है और ये विस्फोटक गैस भी है, यानी कि इससे विस्फोट हो जाता है बहुत जल्दी, बैलून्स में भरी जाती है और आपके यूनिवर्स में भी ज्यादा पाई जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, हवा से भी हल्की गैसेस है। जो गोताखोर के सिलेंडर्स होते हैं उनमें क्या भरा होता है, हीलियम और ऑक्सीजन दोनों होती हैं। गाड़ियों के टायर में नाइट्रोजन भरी होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। वायुयान का जो टायर होता है, जो ये वायुयान है, उनके टायर्स में हीलियम भरी जाती है और इसके साथ साथ नाइट्रोजन। इन दोनों गैसेस का यूज किस में होता है, वायुयान के टायर्स में होता है। जो अस्थमा रोगी होते हैं उनके जो पंप होते हैं उनमें हाइड्रोजन ये हीलियम गैस ही भरी होती है। हॉस्पिटल के सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यूज होता है। जो आपके हॉस्पिटल होते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, जो हॉस्पिटल्स है उसमें किसका यूज हो रहा है, नाइट्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी। ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद नियोन गैस की बात कर लेते हैं। नियोन जो है ये लैंप में भरी जाती है। जो आपके लैंप होते हैं, जो मतलब विज्ञापन वगैरह देते हैं, उनकी जो हेडिंग्स होती हैं उनमें भी क्या यूज की गई होती है, नियोन गैस का यूज किया गया होता है। एयरपोर्ट में भी नियोन लैंप यूज किए जाते हैं। इसके बाद है जिनोन एंड क्रिप्टोन। ये कैमरा फ्लैश में यूज होती है और इनको हम स्ट्रेंजर गैसेस के नाम से भी जानते हैं। रेडोन जो हमारे एटमॉस्फेयर में, मतलब इसके बाद रेडोन जो है वो एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है। तो इतना पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपको याद रखने हैं। इसके बाद कल की क्लास में मैं आपको एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो ये क्लास आप देखना नहीं भूलिएगा। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इस क्लास को देखना नहीं भूलिएगा। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये किसी के लिए यूजफुल हो सके। तो अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।